पीवी इज इक्वल टू एनआरटी में बेटा आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, यूनिवर्सल है, ठीक है। बहुत कम चीजें बेटा यूनिवर्सल मानी गई है, उनमें से एक आर है। यूनिवर्सल मींस दिस आर वैल्यू विल रिमेन सेम किसी भी प्लेनेट में। अर्थ पे आर का वैल्यू, मून पे आर का वैल्यू, मरकरी पे, सन पे, हर जगह आर का वैल्यू सेम रहेगा। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। Now if you will try to find the unit of R, this will be PV by NT. Now unit of R depend upon the unit of pressure, volume and T. तो देखो NT का बेटा क्या होगा, N का एक ही यूनिट है अपने को मोल, और टेम्परेचर का है केल्विन। इन दोनों के जो यूनिट है ना ये वेरी करता है। तो अगर आप प्रेशर को एटीएम में लेंगे और इसको लीटर में लेंगे तो एक अलग आपका यूनिट आएगा। दूसरा है आपने मोल लिखा, केल्विन लिखा, प्रेशर आपने पास्कल लिख दिया, दैट इज एसआई, वॉल्यूम आपने मीटर क्यूब लिख दिया। तो आर का वैल्यू बेटा यहाँ पर डिफर करेगा, यहाँ डिफर करेगा, बिकॉज वी हैव डिफरेंट यूनिट। आर डिफर नहीं कर रहा है, आर का यूनिट डिफर किया है, इसीलिए वैल्यू डिफर करेगा। फॉर एग्जाम्पल I will say 100 centimeter, I can also say 1 meter। तो देखो बेटा यहां पर यूनिट चेंज किया है, वैल्यू तो एक ही है। 100 centimeter is same as 1 meter, so we will not say they have different value, they have different value in different units, yeah we will say they have different value because they have different unit, but both the value will be equal। तो जब अपने को ये वाला अगर लिखना पड़े तो हम लोग को होता है 0.082 लीटर एटीएम मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, और अगर ये वाला यूज करेंगे तो आएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। तो आप दोनों में से कोई भी यूज कीजिए, बट जब आपको बेटा लीटर एटीएम में प्रेशर वॉल्यूम लिया हुआ है तो ये वाला यूज करेंगे, और ये वाला जब आप पास्कल में करेंगे। एक और वैल्यू होता है जो यहाँ यूज नहीं होगा, एंड दैट इज 2 कैलोरी, 2 कैलोरी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, ठीक है। लिख लीजिए मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स, पर जरूरी नहीं होता, ठीक है। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा नॉर्मेलिटी। फिर है फॉर्मेलिटी। देखो नॉर्मेलिटी सिंपल होता है, शायद कराए बेटा, H2SO4 बेटा, इसमें ना H2SO4 will give you 2H plus and SO4 2 minus। So 1 mole will produce how many H plus? H2SO4 molarity is 1 mole. Let's say molarity is 1 mole per liter. So 1 mole per liter of H2SO4 will produce how much amount of H plus? 1 produces 2. So H plus produced will be 2 into 1, that is 2। तो बेटा एक चीज समझो, अगर मैं HCl लूंगा तो ये एक H प्लस प्रोड्यूस करेगा, H3PO4 लूंगा तो ये 3 H प्लस प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर इसका N फैक्टर बोला जाएगा 1, सॉरी 2, क्यों? 2H प्लस प्रोड्यूस, इसका N फैक्टर बोला जाएगा 1 और इसका N फैक्टर बोला जाएगा 3। So N factor of acid depends upon how much H plus is released. N factor of acid depends upon how much H plus is released. H plus कितना रिलीज हुआ है, इसी को हम लोग N फैक्टर बोलते हैं एसिड का।
तो what could be n factor of acid? N factor of acid is number of H plus released per mole of acid. Per mole of acid. N factor is number of H plus released per mole of acid. For example, HNO3 का N, ये इक्वेशन आता H plus and NO3 minus. What is the N factor of HNO3? N factor कितना हो गया बेटा? 1 हो गया। ठीक है, तो हर एसिड का N फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। कितना H प्लस प्रोड्यूस हुआ बस वही ध्यान रखना है। सो नाउ नॉर्मेलिटी इज N factor into molarity. Normality is N factor into molarity. Normality is N factor into molarity. सबका नॉर्मेलिटी पता कीजिए बेटा। आंसर देंगे बेटा, बाकी लोग कोई आंसर नहीं दे रहा है। ठीक है दीपान्विता बेटा, आपका सही है, तीनों सही है। अभी रूप बेटा आप सेकंड वाला अपना देखेंगे। एक साथ आंसर दीजिए बेटा, अलग अलग एक का नहीं दीजिए, मतलब ऑल थ्री का एक साथ दीजिए, ठीक है। अनिकेत, हाँ अनिकेत बेटा एक साथ टाइप कीजिए सारा आंसर, ठीक है। सायनदीप बेटा आपका सही है, एक साथ टाइप कीजिए बेटा।
ठीक है अनिकेत बेटा, आपका भी सही है। चलिए अब बेटा एक चीज जो है कहीं कहीं आपको दिख जाता होगा, दैट इज फॉर्मूला मास। देखो फॉर्मूला मास क्या है? स्वार्थ बेटा आपका भी सही है। फॉर्मूला मास क्या होता है समझो। फॉर्मूला मास बेटा एक मॉलिक्यूल का होता है, या एक मॉलिक्यूल या फॉर्मूला का होता है। समझिए बात को। अगर आप इसे HCl पूछा तो HCl का आप लिखेंगे 35.5 ग्राम, क्या मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। समझिए बात को। फॉर्मूला मास अगर आपसे पूछेगा तो आप बोलेंगे 35.5 AMU। AMU दिस विल बी फॉर्मूला मास। ना अंतर क्या है? दिस इज मास ऑफ 1 मोल ऑफ HCl एंड दिस इज मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ HCl या 1 फॉर्मूला ऑफ HCl। फॉर्मूला मतलब आप सल्फेट का बेटा SO4 2- जो है ना बेटा, दिस इज नॉट अ मॉलिक्यूल। ये मॉलिक्यूल नहीं है तो इसका मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास नहीं मान सकते। इसका हम लोग फॉर्मूला मास लेकर करते हैं। आप बेटा इतना समझ लो, फॉर्मूला मास जो है ना वो बहुत बहुत पुराना कॉन्सेप्ट मान के चलिए। उससे आपको कोई भी क्वेश्चन में कभी भी आ जाए, आप फॉर्मूला को समझ लीजिए मॉलिक्यूलर की जैसा ही बात कर रहा है। डरना एकदम नहीं है, फॉर्मूला मास को इग्नोर कर दीजिए, मॉलिक्यूलर मास करके इमेजिन करके क्वेश्चन को सॉल्व करते जाइए, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, पुराना कॉन्सेप्ट है, सिर्फ डराने के लिए है। और जैसे ही फॉर्मेलिटी आ जाए, मान लीजिए मोलैरिटी है और सॉल्व कर दीजिए। फॉर्मेलिटी आ जाए, मोलैरिटी मान के सॉल्व कर दीजिए क्वेश्चन को। फॉर्मेलिटी का देखो अगर डेफिनेशन पूछ ले तो क्या करेंगे। देखो अब इसे पूछना नहीं चाहिए, इसे बहुत पुराने कॉन्सेप्ट है, आजकल केमिस्ट्री में ये सब काम नहीं चलता है। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि अब कंप्यूटर में आपसे कोई कंप्यूटर का कोर्स में आपको पढ़ाया जाता है ना फ्लॉपी डिस्क। अभी जबरदस्ती का फ्लॉपी पढ़ाया जाता है। अब पढ़ा भी दिया जाए तो इसके बारे में पूछना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि ये अब ऑब्सोलीट हो गया है। तो वैसे ही ये ऑब्सोलीट हो गया, बहुत पुराना हो गया, आपको इस पे ध्यान नहीं देता है। बट अगर पूछ ले तो क्या है बेटा, मोलैरिटी का डेफिनेशन में जो था वही लिखना है, थोड़ा सा चेंज करना है। तो नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, बस इतना ही है। ठीक है। और बेटा ये जो फॉर्मेलिटी वगैरह जो यूज होता है ना, मोस्टली आयनिक कंपाउंड के लिए यूज होता है। नेक्स्ट बेटा, हाँ बेटा आपका इन फैक्टर सही था। चलिए और कोई डाउट बताएंगे बेटा?
बाकी बेटा कोई क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा है? आप लोग रिवाइज रिवाइज कुछ कर रहे हैं? एग्जाम में कुछ घर में प्रैक्टिस करेंगे तब ना डाउट आएगा बेटा। ठीक, चलिए ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ड्राई गैस, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन ये है, ये बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से समझिएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे 12th में ये थ्योरी आएगा, फिर से मैं आपको बता दूंगा वहां पे। अभी आगे समझना ड्राई गैस एंड मॉइस्चर क्या होता है, समझिए बात को। इसमें आपने पानी रखा, तो जो वाटर क्या करेगा, वाटर विल evaporate. Since this is an open container, all water molecules will eventually convert into gaseous state, और कुछ समय के बाद ये जो आपका कंटेनर है ये आपका खाली हो जाएगा। नाउ दिस विल बी एम्प्टी। क्यों? क्योंकि वाटर एवापोरेट। बट अगर आप वाटर यहां पर रख देते हैं तो क्या होगा? तो बेटा यहां पर वाटर एवापोरेट करेगा और यहीं पे लॉक हो जाएगा। अल्टीमेटली the air above this surface, मतलब यहां पर अल्टीमेटली यहां पर बेटा वाटर वेपर बहुत सारा जमा हो जाएगा। वाटर वेपर बहुत सारा जमा हो गया। आप समझिए ये सारा वाटर वेपर यहां पे आ गया, उसके बाद देयर विल नॉट बी एनी फर्दर, there will not be any further evaporation. इसमें किसी को डाउट? एक पॉइंट के बाद इवापोरेशन जो है बेटा वो रुक जाएगा। उस समय हम लोग बोलेंगे कि अपना जो कंटेनर है यहां पर सैचुरेशन आ गया है। This area is completely saturated with water vapor and there will not be any further evaporation. तो हम लोग अब बोलेंगे यहां पर saturated water vapor, saturation आ गया है। अगर ये ढक्कन आप खोल देंगे तो सैचुरेशन रीच नहीं करेगा। सैचुरेशन तब आएगा जब ये ढक्कन बंद रहेगा। अब ध्यान से सुनेंगे, एकदम अच्छे से ध्यान से समझना है, ठीक है। मैंने बोला है ये सैचुरेशन आ गया है और मैं कह रहा हूं कि यहां पर एवापोरेशन अब बंद हो जाएगा, ये ऊपर नहीं जाएगा। बट बेटा एक चीज अच्छे से ध्यान रखिएगा कि यहां पर एक प्रेशर क्रिएट होगा। दिस विल बी नोन एज प्रेशर ड्यू टू वाटर and this pressure will be known as vapor pressure of water, ठीक है। this will be called vapor pressure of water. Now what is vapor pressure of water? Vapor pressure of water is pressure exerted by saturated water vapor. Pressure exerted by saturated water vapor is called vapor pressure.
pressure exerted by saturated water vapor will be called vapor pressure. इसमें होपफुली किसी को डाउट नहीं है बेटा, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए, ये आपको क्लियर होना चाहिए कि वेपर प्रेशर होता क्या है। चलिए नेक्स्ट, अब अच्छे से समझिएगा, ये जो वेपर प्रेशर है, ये मान लेते हैं टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। ये लिखते रहिएगा, जो जो बोल रहे हैं बेटा वो लिखिए आप लोग। अब समझिए 30 डिग्री सेल्सियस में एक वेपर प्रेशर होगा, और सेम काम अगर हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस में करेंगे, सेम काम हम लोग टेम्परेचर इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस में करेंगे, तो बेटा बोथ टाइम द वेपर प्रेशर विल बी इक्वल और डिफरेंट। दोनों समय वेपर प्रेशर इक्वल होगा या डिफर करेगा बेटा? विल द वेपर प्रेशर बी सेम और डिफरेंट? सही है, बहुत सही बेटा, दो लोग दीपान्विता और सुष्मिता ने आंसर दिया है बेटा, सही दिया है। लिख लेंगे बेटा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, as temperature increases, vapor pressure also increases. As temperature increases, vapor pressure also increases. Next, तो इतना हम लोग को समझ में आया। अब ध्यान से समझेंगे, ये एक ग्लास है और इस बेटा ढक्कन बार बार बंद रखना होगा, और ना सैचुरेशन नहीं होगा, समझ रहे ना? सैचुरेशन का मतलब होता है पूरा एकदम वाटर वेपर से कंप्लीटली सैचुरेट हो गया, अब और वाटर वेपर वो होल्ड नहीं कर सकता है। ये एक ग्लास है और ये अपना बेटा एक पानी का जग है, ठीक है, ये अपना पानी का एक जग है। आपने इसमें भी पानी रखा, इसको भी आपने ढक दिया, इसको भी आपने ढक दिया। अब यहां भी वाटर वेपर कलेक्ट हो जाएगा, इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस और इसका भी टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। आपको मुझे बताना है वेपर प्रेशर विल बी सेम इन बोथ द सिस्टम और विल दे बी डिफरेंट? Vapor pressure will be same or will they be different? सेम रहेगा। सेम। और कोई आंसर बेटा? डिफरेंट। ध्यान से सोचिए, मान लेते हैं अगर वेपर प्रेशर अलग होगा दोनों का, तो आपको क्या बताया जाएगा? आपको फिर वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इन बीकर बताना पड़ेगा और वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 30 डिग्री सेल्सियस इन जग बताना पड़ेगा। पर बेटा आप कहीं भी देखेंगे ना तो वेपर प्रेशर के बारे में सिर्फ इतना बोलता रहता है कि टेम्परेचर में वेपर प्रेशर ये है, उसके आगे कोई कुछ नहीं लिखा होगा, किसी भी किताब में आपको नहीं दिखेगा। जहां भी दिखेगा यही लिखा रहेगा कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज दिस एट दिस टेम्परेचर। शेप के बारे में कोई कुछ नहीं बोलेगा, वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं बोलेगा। बेटा वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड is independent of
the shape of container, the size of container, the color of container, the material of container. It is only and only dependent upon the temperature. Only and only dependent upon temperature. और ढक्कन बंद होना चाहिए बेटा, ढक्कन अगर बंद नहीं रहेगा तो सैचुरेशन होगा नहीं, और जब तक सैचुरेट होता नहीं है वेपर प्रेशर आप डिफाइन ही नहीं कर सकते। वेपर प्रेशर के डेफिनेशन में बोल दिया गया है कि सैचुरेटेड होना होगा। अगर आपका वाटर वेपर सैचुरेटेड नहीं है तो वेपर प्रेशर क्वेश्चन में आता ही नहीं है। क्यों? डेफिनेशन में बोला है वेपर प्रेशर ऑफ सैचुरेटेड प्रेशर, सॉरी प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वेपर। तो अगर वेपर सैचुरेट नहीं हुआ है तो वेपर प्रेशर बोल के बेटा मतलब वो ना कि वो बेवकूफ लोगों में जो ये कहेगा कि वेपर प्रेशर है। सैचुरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। क्लियर है बेटा? ये तो आपको सिर्फ इतना ध्यान देना है कि यहाँ पर सैचुरेशन होना चाहिए, मतलब ढक्कन लगा होना चाहिए, तब आप डिफाइन करोगे, और यहाँ पर भी सैचुरेशन होना चाहिए। ठीक है, बस इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। लिख लेंगे बेटा ये कि दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, ध्यान से सोचिएगा। वाटर है यार, फिर से वेपर बन गया। आप समझिए, मैं बोल रहा हूं ये पिस्टन को आपने नीचे उतार दिया, इस पिस्टन को आपने नीचे उतार दिया, मतलब यू आर कंप्रेसिंग द पिस्टन। यू आर कंप्रेसिंग द पिस्टन। पिस्टन अब यहां तक आ गया। अब बताइए, दोनों का टेम्परेचर सेम है बेटा, ठीक है। अब बताएंगे बोथ विल हैव सेम वेपर प्रेशर और दे विल हैव डिफरेंट वेपर प्रेशर, टेम्परेचर इज सेम। बोलिए। सिर्फ एक आंसर आया बेटा, बाकी लोग सेम होगा। ऊपर था ना बेटा जग में और इसमें सेम था ना बेटा, ऊपर सेम है मतलब ऊपर बेटा साइज शेप से मैटर नहीं कर रहा, यहाँ क्या मैटर करेगा? यहाँ भी मैटर नहीं करेगा। अब आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि बॉयल्स लॉ ने कहा है कि वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ तो पिस्टन को नीचे कर दिए तो आपका प्रेशर बढ़ना चाहिए, बट ऐसा तो हुआ नहीं बेटा। उसका सबसे बड़ा रीजन है, देखो जब ये पिस्टन नीचे आएगा ना तो कुछ वाटर वेपर कंडेंस कर जाएंगे, कुछ वाटर वेपर कंडेंस कर जाएंगे। जब आप पिस्टन को नीचे कीजिएगा तो वॉल्यूम कम हो गया, बट वॉल्यूम कम जैसे ही होगा कुछ वाटर वेपर कंडेंस कर जाएंगे, अल्टीमेटली प्रेशर बराबर हो जाएगा। हमेशा याद रखिएगा वाटर का वेपर प्रेशर एक फिक्स्ड क्वांटिटी है एक टेम्परेचर पे। अब वेपर प्रेशर इज अ फिक्स्ड क्वांटिटी एट अ गिवन टेम्परेचर। आप चेंज करना चाहोगे ना, आप सोचोगे कि पिस्टन को नीचे कर देंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा, नहीं, कंडेंसेशन हो जाएगा। अब पिस्टन को ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा, तो बताएगा?
पिस्टन को अगर ऊपर खींच लेंगे तो क्या होगा? क्या होगा बेटा? पिस्टन को अगर ऊपर खींच लेंगे तो क्या होगा? सही है दीपाली बेटा, बहुत सही। देखो पिस्टन को जब ऊपर खींचेंगे ना तो सम वाटर विल एवापोरेट, और थोड़ा सा वाटर वेपर ऊपर और आ जाएगा। अल्टीमेटली फिर से वही केस होगा, प्रेशर फिर से बराबर हो जाएगा। आप पिस्टन को नीचे करोगे वाटर वेपर कंडेंस कर जाएगा, आप पिस्टन को ऊपर खींचोगे वाटर और एवापोरेट कर जाएगा। बट हाँ ये चीज ध्यान रखना है कि ये जो वाटर है ये सफिशिएंट क्वांटिटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि ये बचा ही ना हो, आप पिस्टन को ऊपर खींच रहे हो, तब बेटा वो तो सैचुरेशन आया नहीं ना, तब तो क्वेश्चन ही अलग हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट? नो सर। चलिए इस पे बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर वो क्वेश्चन सब कोई कर लेते हैं तो मतलब आपका वाटर वेपर का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। चलिए प्राइवेट में कीजिएगा आंसर बेटा, अगर ये क्वेश्चन आपसे बन गया तो फिर आपको बेटा समझ में आ जाएगा पूरा वेपर प्रेशर, फिर आपको पूरा क्लियर हो गया है। ऐसे वाले क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे आपके। फिर आपको बॉयल्स लॉ भी समझ में आ गया। बॉयल्स लॉ बेटा P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 फॉर ड्राई गैस नॉट मॉइस्ट गैस। सिक्सटीन हो रहा है बेटा, 31 में पूछेंगे। कुछ लोग का जल्दी बन जाएगा बेटा, देखो अगर पता है तो 2 मिनट में बन जाएगा, नहीं पता है तो समय लगेगा, पर मैं चाहता हूं कि आप सोचिए।
कोई आंसर नहीं है बेटा अभी तक। बेटा P1 V1 आप लगा सकते, P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप लगा सकते हो। अच्छा मैंने ये नहीं बताया कि टेम्परेचर कांस्टेंट है बेटा, अगर बताए नहीं है तो ये मान के चलना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है। इफ वॉल्यूम इज रिलेटेड टू 5 लीटर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कुछ नहीं बोलेगा तो मान के चलना है जो नहीं दिया है बेटा वो कांस्टेंट माना जाएगा। P1 V1 इक्वल टू P2 V2 आप लगा सकते हो, ठीक है, बट ड्राई गैस के लिए लगता है, ठीक है। एक आंसर आया है आयुषी का, हाँ सर बेटा आपका, टेम्परेचर में क्या डाले? एक मिनट बेटा, हाँ आयुषी बेटा आपका सही आंसर है। हाँ क्या बोले बेटा, कोई और कुछ बोला? सर टेम्परेचर में क्या डाले? टेम्परेचर कुछ नहीं दिया ना बेटा, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आयुषी बेटा बहुत सही, बहुत अच्छे से समझ में आया आपको, करेक्ट है आपका आंसर आयुषी। दीपान बेटा, बेटा आपका भी सही है, बहुत अच्छा बेटा। दीपान बेटा आपका सही है। ये है आंसर बेटा, दो लोगों ने आंसर दिया है, दोनों का सही है। दीपान्विता और आयुषी ने आंसर दिया था 1755 मिलीमीटर ऑफ Hg। अब बाकी लोग जिनसे नहीं बना वो सोचिए कैसे आया ये आंसर, तब क्लियर हो सकता है आपको। देखिए P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, बेटा ये फॉर्मूला आप तब लगाएंगे जब P1
गैस का है और P2 भी गैस का है, ड्राई गैस का। सुष्मिता बेटा हो गया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो P1 और P2 आपका बेटा किसका प्रेशर होगा? ड्राई गैस का होगा। बॉयल्स ने तो साफ साफ कहा है फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ ड्राई गैस। क्यों कहना पड़ा उनको बेटा? क्योंकि ये पिस्टन के नीचे आने से वाटर का वेपर प्रेशर नहीं बढ़ना है। अभी किए थे, पिस्टन नीचे आएगा, वाटर का प्रेशर वही रहेगा जो अभी है। पिस्टन के नीचे आने से नाइट्रोजन का प्रेशर बढ़ेगा, वाटर का नहीं बढ़ेगा। क्यों? वाटर क्या करेगा? एक्स्ट्रा वाटर कंडेंस कर जाएगा। बट नाइट्रोजन तो कंडेंस नहीं कर रहा, क्योंकि नाइट्रोजन आपका गैस है और ये अभी आपका कंडेंस नहीं करेगा। इसको कंडेंस करने के लिए आपको बहुत प्रेशर अप्लाई करना होगा। बट हाँ, अगर नाइट्रोजन भी कंडेंस होने लगे तो फिर से आप P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नाइट्रोजन के लिए भी नहीं लगा सकते। जो गैस कंडेंस हो जाएगा उसके लिए P1 V1 इक्वल टू P2 V2 नहीं लगेगा। तो मतलब आप इस पिस्टन को नीचे ले आइए, वॉल्यूम को डबल कर दीजिए, आधा कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, प्रेशर इसका तो यही रहेगा, ये तो चेंज नहीं हो रहा है। तो वॉल्यूम को डबल आधा करने से, वॉल्यूम को 5 लीटर करने से किसका प्रेशर चेंज होगा? नाइट्रोजन का चेंज होगा। वॉल्यूम को हाफ कर देंगे, 10 लीटर से 5 लीटर कर देंगे, तो नाइट्रोजन का प्रेशर क्या हो जाएगा? डबल। When volume is half, the pressure of nitrogen will be doubled, but pressure of water vapor will remain again same. So what is the pressure of nitrogen? Pressure of nitrogen will be 1710 हाँ कितना बेटा? 1710 नहीं, अभी 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 है आपका 900 माइनस 45। अभी कितना आया बेटा? 945 855, बिल्कुल सही। ठीक है, तो अभी आपका 855 है। जब इसको हम लोग वॉल्यूम को हाफ कर देंगे तो ये डबल हो जाएगा। तो आप सही बताए, 1710 मिलीमीटर हो जाएगा। वॉल्यूम को हम जब हाफ कर देंगे तो इतना तो मालूम है बेटा, अब उतना सॉल्व नहीं करेंगे, P1 V1 करके, ये डबल हो गया। तो 1710 नाइट्रोजन का हो चुका है। अब क्या ऐड करना है? अब वाटर वाला ऐड कर दीजिए फिर से। मतलब पिस्टन आपका नीचे आ गया, नाइट्रोजन जो है PN2 आपका 1710 हो गया। वाटर का बेटा फिर से प्रेशर ऑफ वाटर फिर से 45 होगा। दोनों को ऐड कर दीजिए। समझ में आया सबको? क्लियर है बेटा ये सबको? सर पीछे वाला पेज दिखाइए ना। किसी ने बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस पूछा है। बेटा लॉ ऑफ इक्विवेलेंस ना अभी मत उससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कीजिए। अभी आप लोग सारा क्वेश्चन मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। कहीं पे अगर लॉ ऑफ इक्विवेलेंस से सॉल्व किया तो उसको अभी इग्नोर कीजिए। सारा क्वेश्चन आप लोग मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व कीजिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस बेटा मैं क्लास 11 के एंड में बताऊंगा आपको। अभी कराने जाऊंगा तो मोल कॉन्सेप्ट आपका पूरा वीक रह जाएगा। पहले मोल कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग कीजिए। लॉ ऑफ इक्विवेलेंस क्या है ना, शॉर्टकट है, उससे आसान जल्दी चीजें सॉल्व हो जाती है। बट फिर आपका मोल कॉन्सेप्ट बड़ा वीक रहेगा हमेशा के लिए। ठीक है, चलिए एक है बेटा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा लाइंस। ठीक है, चलिए देखो बेटा, नील बोर के अकॉर्डिंग ये रहा न्यूक्लियस और ये रहा इसका ऑर्बिट। अकॉर्डिंग टू नील बोर इलेक्ट्रॉन जो है वो यहां ऑर्बिट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जा सकता है। और कोई इलेक्ट्रॉन अगर ऊपर है तो ऊपर से नीचे भी आ सकता है। मींस इलेक्ट्रॉन कैन चेंज इट्स ऑर्बिट, बट
द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या द एनर्जी, इस ऑर्बिट में जो एनर्जी है और इस ऑर्बिट में जो एनर्जी है वो डिफरेंट है। लेट से यहाँ पे एनर्जी इसका 100 जूल 100 कुछ है, तो यहाँ पे इसका एनर्जी बेटा इस वाला ऑर्बिट में इसका लेट से 70 होगा। तो यहाँ 100 है, यहाँ 70 है, तो बेटा ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी विल बी लॉस्ट, और नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी विल बी गेन्ड। तो ये काम होता है when electron moves from lower orbit to higher orbit, when electron moves from lower orbit to higher orbit। अब देखो ऑर्बिट हम लोग ऐसे बनाते हैं, ये बेटा स्ट्रेट लाइन है बट अपना ऑर्बिट है, ये भी स्ट्रेट लाइन है बट अगेन अपना ऑर्बिट है। मान लिए सर्कुलर ये, ठीक है, दिस इज n इज इक्वल टू 1, दिस इज n इज इक्वल टू 2, दिस इज n इज इक्वल टू 3, दिस इज n इज इक्वल टू 4। So when electron moves from lower orbit to higher orbit, energy is absorbed। अगर यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहां आ गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब। और यही इलेक्ट्रॉन ऊपर से अगर नीचे आएगा तो एनर्जी रिलीज्ड। हम लोग इसको ऐसे बनाते हैं। अब मैं क्या करूंगा, ये वाला नहीं बनाऊंगा, सर्कल नहीं बनाऊंगा, बहुत ज्यादा जगह लेता है, ठीक है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं बनाऊंगा। अब मैं स्ट्रेट लाइन बना दूंगा, नंबर लिख दूंगा, आपको समझ जाना है वो ऑर्बिट है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है कि n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से सेकंड चला गया तो कितना एनर्जी एब्जॉर्ब किया। तो इसके लिए हम लोग को कुछ नहीं करना है, हम लोग को पता करना है कि यहां पर एनर्जी कितना था और यहां पर कितना है। तो एनर्जी एब्जॉर्ब will be E2 minus E1, एनर्जी will be E2 minus E1, ये सिंपल है। नाउ एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक फॉर्मूला है जिसके थ्रू आप कभी भी किसी भी ऑर्बिट का एनर्जी पता कर सकते हैं, एंड दैट इज En इज इक्वल टू -13.6 Z स्क्वायर बाय n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। मीन्स ये रहा इसका फॉर्मूला, किसका, एनर्जी का। अब आपको E1 पता करना है, आप कर सकते हैं, E2 पता करना है, आप कर सकते हैं। ये Z क्या है, Z अपना एटॉमिक नंबर है, Z अपना एटॉमिक नंबर है। n क्या है, ऑर्बिट का नंबर है, या शेल नंबर भी बोलते हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी आप बोल सकते हैं। तो आपको मैंने Z बता दिया और आपको मैंने n बता दिया। तो जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब किया, ऊपर से नीचे आया तो एनर्जी रिलीज किया। अब ध्यान से देखो, यहां पे इसका एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है, सॉरी यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। एक और यूनिट होता है और वो है जूल। तो अगर जूल की बात करेंगे तो कोई जल्दी से बताएगा बेटा जूल में क्या आता था, जल्दी से बताइए। 2.18 into 10 to the power 80 इंटू 10 का पावर 8 minus 18। ये आएगा बेटा, ठीक है, जूल पर एटम। क्लियर है ये? तो आपके पास दो वैल्यू है, वैल्यू सेम है, यूनिट अलग होने के कारण मैग्नीट्यूड अलग, वैल्यू अलग आ रहा, ठीक है, बट दोनों एक ही चीज है।
अब आपको E2 माइनस E1 पता करना है। तो E2 माइनस E1 जल्दी से पता करके बताएंगे। मान लीजिए ये हाइड्रोजन एटम है, जल्दी से सॉल्व कीजिए सबको। E2 माइनस E1 पता करके बताइए। सही है स्वार्थ बेटा आपका। ये क्वेश्चन में आपको एटम जो है हाइड्रोजन मानना है। सागनिक बेटा कैसे आया आपका? ठीक है बेटा, हाँ सही है सही है। सागनिक बेटा आपका भी सही है। देखो बेटा E2 अगर आप निकालोगे तो E2 आ जाएगा -13.6 इंटू जेड स्क्वायर हाइड्रोजन बाय 2 स्क्वायर, दिस इज -3.4। ये आएगा -3.4 और E1 आएगा बेटा आपका -13.6। तो दोनों का डिफरेंस कितना आया डेल्टा ई? 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाला है, जूल में हम लोग नहीं निकाले। ठीक है चलिए, तब ध्यान से समझिएगा बेटा। अब आपको करना क्या है, आपको कुछ चीजें याद कर लेनी है। जैसे E1, जैसे यहाँ पे N1, N2, N3, N4, N5। आपको अब याद रखना है बेटा, बार बार सॉल्व नहीं करना है, आपको कुछ चीजें याद रखनी है। E1 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू -3.4 जेड स्क्वायर, E3 इज इक्वल टू -1.5 जेड स्क्वायर। समझ में आ रहा है बेटा? जेड स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं? हाइड्रोजन के लिए आप जेड को 1 कर दीजिए। अगर हीलियम प्लस पूछ लेगा तो बेटा उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, फिर आपको एक लास्ट याद कर लीजिए E4 -0.85 जेड स्क्वायर। और ध्यान रहे बेटा ये सारा कुछ मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा रखा है, पर एटम में लिखा रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ठीक है, अब ये आपको याद रखना है। अब आपसे कभी भी कोई पूछेगा कि 4 से 1 आया, कितना एनर्जी चेंज हुआ, तुरंत कर देंगे बेटा, आप तो समय नहीं लगेगा क्योंकि हमको वैल्यू याद है। ठीक है चलिए, ध्यान से समझिएगा। एक इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 4 पर है, एन इलेक्ट्रॉन इज इन द 4th ऑर्बिट।
So when this electron will, let's say, come down to second orbit, जब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, तो एनर्जी विल बी लॉस्ट. हाउ मच एनर्जी विल बी लॉस्ट? यहां E4 कितना था? -0.85. E2 कितना था? -3.4. तो जल्दी से कोई है बेटा बताएगा और सब्ट्रैक्ट करके कितना एनर्जी रिलीज करेगा? बताइए. आया? चलिए. तो दिस मच एनर्जी विल बी लॉस्ट. Now this energy is lost in the form of what? This energy is lost in the form of light. In the form of light. In the form of light. समझ में आया? क्वेश्चन ये है कि ये जो लाइट आपका जो रिलीज हुआ है बेटा, एलईडी लाइट इसी तरीके प्रिंसिपल पे काम करता है. पता है इलेक्ट्रिसिटी करता क्या है? इलेक्ट्रॉन को ऊपर ले जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन नीचे आता है तो लाइट एमिट करता है. ठीक है. एलईडी बल्ब, एलईडी टीवी यही है. मतलब एग्जैक्टली यही फॉर्म सिस्टम नहीं है, बट हाँ मान के चलिए इसी जैसा सिस्टम है. वहां भी इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है. एलईडी लाइट में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आता है, और जब ऊपर से नीचे आता है तो एनर्जी रिलीज करता है. ठीक है. मेरा क्वेश्चन ये है, ये लाइट जो आया है ये तो एक फोटोन आएगा. मेरा क्वेश्चन ये है, ये जो फोटोन है उसका एनर्जी कितना होगा? बेटा इस फोटोन का एनर्जी कितना होगा? यही होगा ना बेटा, 2.65 E2 - E4. तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन हो जाएगा 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो एनर्जी आया है या इलेक्ट्रॉन लाइट बाहर आया है, आप जरा ये बताइए कि इसका वेवलेंथ कितना होगा? तो हम लोग को पता होता है एनर्जी ऑफ फोटोन इज नथिंग बट hc/λ. एंड व्हाट इज hc/λ? यहाँ पर एनर्जी है, मतलब 2.65. दिस इज इक्वल टू 2.65. आपको करना क्या है? अब आपको H प्लेस करना है, C प्लेस करना है, आपको लैम्डा मिल जाएगा. आपको लैम्डा मिल जाएगा. इसमें किसी को डाउट? नो सर. नो सर. ध्यान रहे बेटा, H का वैल्यू आपको ना बेटा जूल में पता है और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है. तो आप जब प्लेस करेंगे तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आपको यूनिट सेम रखना है. क्या सेम रखना है? यूनिट सेम रखना है. इसमें किसी को डाउट? नो सर. चलिए, इसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूं. मतलब एक फॉर्मूला जो आप अपना रफ में करके कैलकुलेशन करके कर लीजिएगा. मतलब उसको वो नहीं करना है कि टीचर को नहीं दिखाना है कि शॉर्टकट यूज किए. देखिए क्या बता रहे हैं. hc/λ इज इक्वल टू 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू, अभी देख लीजिए, बाय H इंटू C इंटू 1.6 10⁻⁻19 जूल. बेटा क्यों? 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 10⁻⁻19 जूल. दिस इज इक्वल टू 2.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 बाय 6.64 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸. ये ऊपर जूल था. H का आता है बेटा जूल. जूल सेकेंड इनवर्स आ रहा था
और लैम्डा का है मीटर पर सेकेंड, नहीं एच का आएगा जूल सेकंड आएगा, ठीक है, मीटर पर सेकंड। थ्री इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर हाँ बेटा, सर वहाँ 1/λ होगा। हाँ वही वही मैं देख रहा हूँ, ये वह गलती हो गया, 1/λ कर दिया। एक मिनट, ये मैच नहीं किया था, 1/λ है ना। लैम्डा इज इक्वल टू h इंटू सी बाय 2.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब h को प्लेस करना है बेटा 6.64 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। c को प्लेस करना है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 2.65 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये करना नहीं है, मैं ये बता रहा हूं करके आ रहा हूं। मैं इन सबको सॉल्व कर रहा हूं एक बार के लिए। ये चीज मैं पूरा सॉल्व करूंगा, यहां से लेके यहां तक मैं पूरा सॉल्व करूंगा। मैं 2.65 को अभी टच नहीं करूंगा। क्यों? 2.65 मेरा बेटा एनर्जी डिफरेंस था, उसको मैं अभी छोड़ दूंगा। अभी मैं क्या कर रहा हूं 6.64 इंटू 3 का पावर ये सब मिला जुला के मैं एक वैल्यू निकाल रहा हूं। कितना आएगा कोई बताएगा? ध्यान दीजिएगा, 1 2 4 5 34 ये आ रहा, देखिए तो ये आएगा बेटा लैम्डा 12.45 10⁻⁻7। तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं लिखूंगा लैम्डा इज इक्वल टू 1245 इंटू 10⁻⁻9 मीटर बाय 2.65। अब ये फॉर्मूला आप याद रखिए। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली बेटा फॉर्मूला आपका ये हो गया, लैम्डा इज इक्वल टू 1245 इंटू 10⁻⁻9 मीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। समझ में आया मैंने क्या किया है? 1245 डिवाइडेड बाय डेल्टा ई। डेल्टा ई का यूनिट क्या रहेगा बेटा इस बार? डेल्टा ई किसमें प्लेस करना है हम लोगों को? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बिल्कुल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम लोग को बेटा एच प्लेस नहीं करना है, सी प्लेस नहीं। एग्जाम हॉल में एच दिखाइए कि आप प्लेस किए है, बट रफ में कुछ नहीं करना है आपको। आपको सिंपली ये फॉर्मूला याद रख लेना है। ये फॉर्मूला में डेल्टा ई इलेक्ट्रॉन वोल्ट में प्लेस करके आंसर निकाल लेना है। अब देखिए आसान हो गया है। अब मैं अगर आपसे पूछ लूंगा बेटा लैम्डा फॉर 3 से लेके 1 फाइंड लैम्डा फॉर 3 to 1 इन हीलियम प्लस आयन, जल्दी से बताइए। लैम्डा 3 से 1 का मतलब समझ रहे हैं? एन इलेक्ट्रॉन इज जंपिंग फ्रॉम थर्ड ऑर्बिट टू फर्स्ट ऑर्बिट इन हीलियम प्लस आयन, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिलीज्ड। इतना लंबा क्वेश्चन है, शॉर्ट में हम लोग लिखे हैं। अब 3 से 1 निकालने के लिए खाली डेल्टा ई निकालिए, फिर प्लेस कर दीजिए।
सिंपल क्वेश्चन है बेटा, जल्दी से कीजिए। E3 निकालिए, E1 निकालिए, डेल्टा E निकालिए, तो डेल्टा E को लाके प्लेस करना है यहाँ पे। जिनका ये बन गया है बेटा, जरा ये बनाइएगा। और किसी का आंसर क्यों नहीं आया बेटा? आयुष, यहाँ -6 होगा, सॉरी।
कितना आ रहा है E3 का? -1.5 इंटू 4 तो 6। E3 में क्या गड़बड़ी है बेटा? E3 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। एन स्क्वायर यहाँ पे 3 स्क्वायर हो गया। क्या बात कर रहे हैं? E3 का वैल्यू क्यों नहीं आ रहा बेटा आप लोगों का? -6 तो आ रहा मेरा, आप लोग कितना आया E3 का वैल्यू? अच्छा आप क्वेश्चन, ठीक है बेटा, -6 है, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है बेटा? 1245 डिवाइडेड बाय 48.4। बेटा मेरा तो ये आ रहा है 25.72 इंटू 10 का पावर -9 मीटर। दिस इज 25 नैनोमीटर। पता नहीं किसी का भी ये आंसर क्यों नहीं आया बेटा, ये तो आना चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है। यही आया। स्वार्थ बेटा आपका 97 कैसे आया? 97 दूसरे वाले का है क्या? नहीं सर, गलत आया है। ठीक है, डेल्टा ई सही से निकालिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये E1 का बेटा जनरल फॉर्मूला है, जेड स्क्वायर मल्टीप्लाई करना मत भूलिएगा। हाइड्रोजन रहा तो ठीक है, 1 स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, हीलियम रहेगा तो 2 स्क्वायर से होगा। ठीक है, चलिए हाइड्रोजन वाला कम से कम सब कोई सही कीजिए। हाइड्रोजन वाला आपका सही लग रहा है बेटा मुझे। हाइड्रोजन कहां से कहां तक था? 4 से 1 था ना? हाँ बेटा स्वार्थ आपका सेकंड वाला सही है, हाइड्रोजन वाला सही है, ये वाला नहीं था। ठीक है, कीजिए बेटा, ये तो सिंपल है, इतना तो बता ही दिए। देखिए ये वाला फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ऐसे वाले सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। E1 इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर, E2 इज इक्वल टू -3.4 जेड स्क्वायर, E3 इज इक्वल टू -1.5 जेड स्क्वायर, E4 इज इक्वल टू -0.85 जेड स्क्वायर। ऊपर वाला अगर पूछ ले कभी तो En इज इक्वल टू -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर। उसके बाद आपको याद रखना लैम्डा इज इक्वल टू 1245 इंटू 10 का पावर -9 मीटर डिवाइडेड बाय डेल्टा ऑफ ई। डेल्टा ई क्या है बेटा? जो भी आपका 4.52 नैनोमीटर कैसे आया दीपान्विता बेटा? आप लोग सही से निकाल ही नहीं रहे डिफरेंस। हाँ सुष्मिता बेटा आपका सही है। डेल्टा ई अगर सही से निकालेंगे आपका क्वेश्चन बन जाएगा, सही से नहीं निकालेंगे आपका नहीं बनेगा। सही आयुषी बेटा। चलिए ये वाला हो गया है, तो घर में जा, घर में क्या अभी एक जल्दी से ट्राई कर लीजिए बेटा।
लैम्डा थर्ड से सेकंड इन लिथियम 2+। लैम्डा थर्ड से सेकंड इन लिथियम 2+। थर्ड से 2 इन लिथियम 2+। लिथियम का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 3 होता है बेटा लिथियम का एटॉमिक नंबर। ठीक है दीपान बेटा, बेटा आपका सही है। आयुषी बेटा आपका सही नहीं है। E3 माइनस E2 17.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। अब इसको बेटा कुछ नहीं करना है, यहां पर प्लेस कर देना है, बस आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बेटा एक लिख लेंगे, ये वाला लिख लीजिए, ये वाला करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में रिडबर्ग करेंगे, बस लिख लीजिए रिडबर्ग। ठीक है, रिडबर्ग, उसके बाद स्टार्ट करेंगे।